देखिए आपका सीपीसी पढ़ाया जा रहा था और सीपीसी में आपका ये सेक्शन 2 चल रहा है भाई, परिभाषा खंड। इसमें आपका अब तक जो पढ़ाया गया है आपका टू धारा 2(1) में पढ़ाया गया संहिता। इसके बाद 2(2) में टिकरी भी पढ़ा दी गई है। इसके बाद 2(3) कल बताया जा रहा था। आइए धारा 2(3) निकालिए। आपका पूछा भी गया कई बार। कल मैं समझा भी रहा था और उदाहरण भी बताया था कि जो मुकदमा करता है उसे प्लेंटिफ या वादी कहते हैं, और जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है उसे डिफेंडेंट या रिस्पांडेंट या आपका प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार कहते हैं। और जो जीतता है उसे डिक्रीदार या आज्ञप्तिधारी या इंग्लिश में डिक्री होल्डर, और जो पक्षकार हारता है उसे निर्णित ऋणी हिंदी में और इंग्लिश में जजमेंट डेटर कहा जाता है। और इसकी परिभाषा मैं बताया था। जीतने वाले की परिभाषा कहाँ दी गई है, पूछा जा चुका है ये धारा 2 के खंड 3 में। और हारने वाले की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2 के खंड 10 में। अभी बेयर एक्ट बाकी था आपका, केवल और केवल समझाया गया था उदाहरण द्वारा। देखिए आपका जो एमपी ओमपी का मॉडल है वह शुद्ध रूप से बेयर एक्ट से ज़्यादा पूछता है। एमपी में जो पूछा गया है कि डिक्रीदार का मतलब क्या हुआ, तो जो बातें बेयर एक्ट में लिखी गई हैं वही बातें वहाँ ज़्यादातर दी जाती हैं। देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है। बेयर एक्ट भी आपका, डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है। तो शुरुआती दौर में ही मैं बताया कि जिसके फेवर में या जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है वह डिक्रीदार कहलाएगा। या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसके फेवर में या पक्ष में डिक्री पारित की गई है वह डिक्रीदार कहलाएगा, आज्ञप्तिधारी कहलाएगा। या अगर आदेश है तो जिसके फेवर में निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया हो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आर्डर पारित किया गया हो जिसको लागू कराया जा सके, और जिस व्यक्ति के फेवर में पक्ष में लागू कराया जा सके उसको एक लाइन में हम क्या कहेंगे, डिक्रीदार। यानी कि आज्ञप्तिधारी या जय पत्रधारी या विजय पत्रधारी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डिक्रीदार का मतलब क्या हुआ। तो पहला नियम ये मिला कि अगर डिक्री पारित की गई है तो जिसके फेवर में डिक्री है, और आदेश पारित किया गया है तो जिसके पक्ष में लागू कराने योग्य आदेश पारित किया गया है। लागू कराने योग्य मतलब क्या हुआ, निष्पादन योग्य, प्रवर्तन योग्य आप कहिए, या एग्जीक्यूशन योग्य कहिए, या इजरा योग्य कहिए। इजरा भी कहा जाता है, निष्पादन को प्रवर्तन भी कहा जाता है, लागू भी कहा जाता है, और उर्दू में इजरा कहा जाता है। यह नहीं कि इजरा कहीं शब्द आ जाए तो इधर उधर भ्रम जाइएगा। इजरा का मतलब कि निष्पादन, निष्पादन माने लागू कराना। लागू कराना का मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बी के खिलाफ 5,000 रुपया जीता है तो ये 5,000 रुपया बी से किसको दिलवाया जाएगा, ए को। उसी को हम क्या कहेंगे, लागू कराना या निष्पादन। आइए 210 में हारने वाले की परिभाषा दी गई है। और हारने वाले को मैं लगातार बता रहा हूँ कल से ही, आपका लीगल भाषा में क्या कहा जाता है, जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी, यानी कि जो हारा है। तो जो पक्षकार किसी सिविल मुकदमे में हारता है उसे जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी कहते हैं। और सीधे इसके विपरीत परिभाषा रहेगी।
तो सीधे इसके विपरीत परिभाषा, यानी कि इसका मतलब कि जिसके विपक्ष में डिक्री पारित की गई है या जिसके विपक्ष में निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है वही क्या कहलाएगा, निर्णित ऋण। यानी कि बस एक लाइन याद रखिए, जिसके फेवर में हो वह क्या कहलाएगा, डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट या विरोध में या विपक्ष में हो वह क्या कहलाएगा, निर्णित ऋण। एक बार परिभाषा भी पढ़ देते हैं, अब कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी एक बार भाई पढ़ दिया जाए। निर्णित ऋणी से 210 चल रहा है। निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या जिसके विरोध में कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। तो भाई फिर एक बार लास्ट में बता दें तब अगली परिभाषा चला जाए। डिक्री होल्डर का मतलब हुआ जिसके फेवर में या तो डिक्री पारित की गई या जिसके फेवर में लागू कराने लायक आदेश दिया गया। और निर्णित ऋणी कौन होगा, जिसके विरोध में डिक्री पारित की गई है या जिसके विरोध में ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसको कि लागू कराया जा सके, वह हारने वाला या निर्णित ऋणी कहलाएगा। एक लाइन। इसके बाद जो इंटरव्यू का क्वेश्चन कल बताया गया था कि क्या माने कोई कंडीशन है कि जहां की दोनों पक्षकार भी डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर हो सकते हैं, यानी कि दोनों पक्ष जीतने वाले भी हो सकते हैं हारने वाले भी, तो आप कहेंगे कि हो सकते हैं। एक उदाहरण सटीक दीजिएगा, सेटाफ का या मुजराई का या उसको कहते हैं प्रतिसाधन का या पारस्परिक कटौती का मामला। और कल मैं मुजराई को हर एक जगह से बताया भी था, यानी कि सीआरपीसी से भी क्वेश्चन बना था एपीओ में, वो बताया था। सीपीसी से जे में बना था कि सामयिक मुजराई कहाँ है, तो आदेश 20 के नियम 19 के उपनियम किस में बताया गया, 3 में। और प्ली बार्गेनिंग में भी मुजराई होगी तो 265 आई, और सुप्रीम कोर्ट भी मुजराई का आदेश दे सकता है इनहेरेंट पावर के तहत 142 बताया जाएगा अनुच्छेद। वो तो संविधान सुप्रीम कोर्ट चल ही रहा है आपका, सोमवार तक आ पाएगा ये अनुच्छेद, क्योंकि आज भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में भी समय लेगा 20-25 मिनट। उसके बाद से आपका अपील में भी लेगा, क्योंकि अपील को जो पढ़ाना पड़ेगा सीपीसी सीआरपीसी से कोरिलेट करके, फिर आपका 137 में समय लगेगा। अब अगला परिभाषा देखिए, सब परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी प्री के लिए, ये नहीं कि कोई छोड़ दीजिए। जिला, यहाँ तक कि जिला की परिभाषा एचजेएस में पूछा है। देखिए धारा 2 के उपधारा 2 में, यानी कि सेक्शन 2 के आपका सब सेक्शन 2(4) में आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला परिभाषित है। तो जिले का मतलब क्या हुआ, तो पहला क्वेश्चन एचजेएस में ये पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट या जिला कहाँ परिभाषित है सीपीसी में, तो धारा 2 के किस उपधारा में, 4 में। ये पहला नियम याद रखना। दूसरा जो नियम आपको याद रखना है कि जिले का मतलब क्या हुआ, तो आप बैरेक से देखिए कि जिले का मतलब क्या हुआ। देखिए भाई बैरेक, जिला से आरंभिक अधिकारता वाले, आरंभिक अधिकारता माने प्रारंभिक अधिकारता, प्रारंभिक मतलब मूल अधिकारता, मूल अधिकारता को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और संविधान में आज पढ़ाया भी जाएगा। ओरिजिनल का मतलब ये हुआ कि सीधे या डायरेक्ट, अर्थात पहली बार में आप उसी कोर्ट में जाएंगे, यानी कि सीधे उसी कोर्ट में क्या दायर होगा, मुकदमा। तो अगर किसी न्यायालय में पहली बार में ही मुकदमा दायर हो कोई मुकदमा, तो हम कहेंगे कि इस मामले में चाहे क्रिमिनल हो या सिविल सब में ये नियम लागू होगा, और चाहे संविधान हो, हम कहेंगे कि इस मामले में उस न्यायालय को ओरिजिनल जुरिडिक्शन है,
यानी कि आरंभिक अधिकारता है, प्रारंभिक अधिकारता है या मूल अधिकारता है। तो देखिए फिर शब्द आइए, जिला से आरंभिक अधिकारता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिसे इसमें इसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है, अधिकारता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं। यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ, पहला जिला का मतलब ये हुआ कि जो ये जिला न्यायाधीश हैं, यानी कि आपका जनपद न्यायाधीश हैं, उनकी जो स्थानीय सीमा है, स्थानीय सीमा का मतलब कि आपका लोकल जुरिडिक्शन है, यानी कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वे अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद है, तो जो जिला न्यायालय है वह इलाहाबाद में पूरे अधिकारिता रखता है, तो ऐसी दशा में ये भी जिला माना जाए। यानी कि जिले की परिभाषा दूसरे रंग से दी गई है, दूसरे ढंग से दी गई है। वह जुरिडिक्शन को लेकर दिया गया है कि जिला न्यायाधीश जिस एरिया में अपने आरंभिक अधिकारता का प्रयोग करता है, वहीं क्या माना जाएगा, सीपीसी के तहत जिला। ये याद रखिए। दूसरा जो है आपका, और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारता की स्थानीय सीमाएं भी आती हैं। यानी कि आपका एक और मिल गया कि हाई कोर्ट जिस सीमा तक सामान्यतः जिस स्थानीय सीमा में अपनी अधिकारता का प्रयोग करता है, वह भी सीपीसी के तहत जिला माना जाएगा। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है और पूरे प्रदेश में अपनी अधिकारता का क्या कर रहा है, प्रयोग, तो पूरे प्रदेश को हाई कोर्ट के लिए क्या माना जाएगा, जिला। यानी कि हाई कोर्ट के लिए पूरा प्रदेश एक सीपीसी के तहत क्या माना जाएगा, जिला, क्योंकि हाई कोर्ट जिस एरिया में अपनी अधिकारता का क्या करता है, प्रयोग। देखिए आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट या जिला आप पढ़ रहे हैं, इस जिले की परिभाषा और सामान्य आप लोग जिला देखते हैं, उस जिले की परिभाषा में अंतर है। वह जिला जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बनारस जिला आप पढ़ते हैं और ये जिला अलग है। यानी कि कानून में जो परिभाषा दी गई है वह आम जिलों से क्या है, भिन्न। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, दोबारा हम बता रहे हैं, जिले का मतलब क्या हुआ, तो जिस स्थानीय क्षेत्र में जिला न्यायाधीश अपनी अधिकारता का प्रयोग करता है, वह भी जिला माना जाएगा। और हाई कोर्ट के लिए कौन जिला माना जाएगा, पूरा प्रदेश, जिस प्रदेश में वह अपने अधिकारता का क्या करता है, प्रयोग। अब आइए आपका 2.5 देखा जाए और 2.6 देखा जाए। 2.5 और 2.6 से मेंस में भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है। अब आपका मेंस मेंस में भी बन रहा है, प्री में भी बन रहा है। यहाँ से भी जे और एच जे दोनों में क्वेश्चन बने हैं। यानी कि पीसीएस जे में भी प्री में बना है, आपका मेंस में भी बना है जे में। अब इसमें समय लगेगा। देखिए आपका कौन कौन सी धारा पहले कोरिलेट करनी है, उसको एक जगह एकत्र हम कर लें। सीपीसी की जब धारा पढ़िएगा तो कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, पहले ये देखिए। 2.5 पढ़ेंगे, इसके बाद सीपीसी की धारा 2.6 पढ़ेंगे, इसके बाद सीपीसी की धारा 13 भी इसी के साथ पढ़ना है, धारा 14 भी पढ़ना है, और सीपीसी की एक और धारा 44A। यानी कि फॉरेन जजमेंट या विदेशी निर्णय के बारे में सबसे पहले सेक्शन कवर कर लिया जाए कि आपको जो सेक्शन पढ़ने हैं वह कौन कौन पढ़ने हैं। तो देखिए सेक्शन अभी आपका बताया जाएगा, इसमें समय लगेगा थोड़ा। एक 44A पढ़ना है, फिर आपका सीपीसी की धारा 2 का क्लाज 5, फिर 2 का क्लाज 6,
फिर 13 और फिर कौन सी धारा 4। पूरी तरह इसको पढ़ा देंगे हम। ये अब आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं फिर ये नहीं कि पढ़ाते समय फिर धारा 13 14 हम पढ़ाएं और 44 से पढ़ाएं। यहीं पूरी तरह इसे क्या करेंगे हम डिटेल में समाप्त। इसके बाद आपका जो पढ़ना है, आपका संविदा अधिनियम में पढ़ना है, जो झारखंड जे में 2 बार रिपीट किया है। और संविदा अधिनियम की धारा 2F पढ़ना है। यानी कि जो हम संविदा अधिनियम में कोरिलेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कोरिलेट करेंगे, वह आपका करेंगे 2F। और इसी के साथ सीआरपीसी भी पढ़ना है। और सीआरपीसी में कम से कम आपका 2 धाराएं पढ़िएगा। और वह धाराएं आपका है 105 105 है। 105 आपका यूपी में पूछा गया था। और 105 अभी पिछली बार आपका झारखंड में भी पूछा गया था एपीओ में। यानी कि सीआरपीसी की 2 धाराएं कौन कौन, आपका 105 और 105A। आपका रिसिप्रोकल स्टेट या व्यतिकारी राज्य क्षेत्र भाई बता, या पारस्परिक बताया जाएगा भाई। पारस्परिक का मतलब क्या हुआ, 105 में है। और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट या संविदाकारी राज्य जो झारखंड ने पहली बार बनाया, पूछा नहीं जाता था, लेकिन यही सब फालतू क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। यानी कि फालतू क्वेश्चन ज़्यादा पढ़िए और अच्छे क्वेश्चन थोड़ा कम पढ़िए कंपटीशन के लिए। जो वर्तमान समय का हर एक राज्य का ट्रेंड है, फालतू ज़्यादा और अच्छे थोड़ा कम पूछा जा रहा है। तो आइए आपका एक एक करके देखा जाए। पहले आपका देखिए, सबसे पहले कोरिलेशन ही हो जाए आपका संविदा अधिनियम में, फिर आपका सीआरपीसी में कोरिलेट करके समाप्त किया जाए। और तब 25 सीपीसी से हम शुरू करते हैं। पहले देखिए संविदा अधिनियम में, देखिए भाई संविदा अधिनियम झारखंड जे में आ चुका है क्वेश्चन कि आपका संविदा अधिनियम की धारा 2F में रिसिप्रोकल प्रॉमिस या पारस्परिक वचन या व्यतिकारी वचन को परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन ये बना था कि व्यतिकारी वचन या इसको पारस्परिक वचन भी कहते हैं, इंग्लिश में रिसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, ये संविदा अधिनियम में कहाँ परिभाषित है, तो 2F। बहुत आसान है, भले शब्द कठिन है। पारस्परिक का मतलब हुआ म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब हुआ दोनों तरफ से। यानी कि जब दोनों पक्षकारों ने वचन दिया हो, प्रॉमिस किया हो, अर्थात वादा किया हो, अर्थात प्रतिज्ञा किया हो, सब एक ही शब्द है। चाहे वचन दे, चाहे वादा दे, चाहे प्रतिज्ञा कहे और चाहे आपका प्रॉमिस कहे, ये ना कि अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही है। प्रॉमिस को ही वचन भी कहते हैं, प्रतिज्ञा भी कहते हैं, वादा भी कहते हैं। तो जहाँ संविदा के दोनों पक्षकार अपनी तरफ से वादा किए हैं, एक दूसरे को वचन दिए हैं और दोनों को अपने अपने वचनों का पालन करना है, तो उन वचनों को हम क्या कहेंगे, पारस्परिक वचन या रिसिप्रोकल प्रॉमिस। तो संविदा करवाइए और दोनों से क्या दिलवाइए, वचन। देखिए भाई, ए ने बी को वचन दिया है कि हम 5 किलो चावल देंगे, और बी ने वचन दिया है कि हम इसके बदले प्रतिफल कितना देंगे, 100 रुपये। तो आप लोग खुद बताइए, एक पक्षकार को अपना वचन पालन करना है, दोनों ने दिया है कि एक ने। ए ने क्या वचन दिया है, 5 किलो चावल देने का। बी ने अपनी ओर से क्या वचन दिया है, तो दोनों ने वचन दिया कि एक ने। तो जब दोनों ने वचन दिया तो इसी को हम क्या कहेंगे कानूनी भाषा में, रिसिप्रोकल प्रॉमिस। याद रखिएगा। तो यहाँ दोनों को वचन निभाना पड़ेगा कि एक को, दोनों को।
यानी कि ए का वचन ए निभाए और बी का वचन कौन निभाए, तो ए 5 किलो चावल दे और उसके प्रतिफल या मूल्य के रूप में, वैल्यू के रूप में बी क्या दे, 100 रुपया दे। अब किसी को समस्या हो तो बताइए, उदाहरण भी आ गया। अब आइए आपका रिसिप्रोकल जहां जहां है, अब सब जगह एक ही जगह में एकत्र कर रहे हैं। अब रिसिप्रोकल के बारे में जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की धारा, तुरंत पढ़ लीजिएगा दोनों जहां जहां रिसिप्रोकल है। सीआरपीसी की धारा 105 तुरंत पढ़ना है और सीपीसी की धारा 44A। अब देखिए भाई, आपका ये यूपी एपीओ में पूछा गया है कि रिसिप्रोकल स्टेट, अब वचन नहीं, अब राज्य पर आ जाइए। तो राज्य मतलब यहाँ देश से मतलब है, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं। रिसिप्रोकल स्टेट या व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में सीआरपीसी में कहाँ प्रावधान है, तो आप बताएंगे ये यूपी एपीओ में आ भी चुका है, तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी की धारा 105। तो अब जिस प्रकार आपने रिसिप्रोकल प्रॉमिस देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वचन दिया है और दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति को, और दोनों को अपने अपने वचनों का क्या करना था, पालन। वही नियम देशों पर लगा दीजिए, वही नियम कहाँ लगा दीजिए। अब एक देखिए उदाहरण, मान लीजिए कि इंग्लैंड है और भारत है। तो भारत ने इंग्लैंड से ये वादा किया कि इंग्लैंड में जो व्यक्ति अपराध करके भारत में आएगा, भारत उसे इंग्लैंड को सौंप देगा। और इंग्लैंड ने भारत से वादा किया है कि जो व्यक्ति भारत से अपराध करके इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड या ब्रिटेन क्या करेगा, भारत को सौंप देगा। तो आपराधिक मामलों में जब दो देश एक दूसरे को वचन देते हैं कि आपके यहाँ से आने वाले अपराधियों को हम आपको क्या करेंगे, प्रत्यर्पित कर देंगे। प्रत्यर्पित करना मतलब सौंप देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र द्वारा दिए गए वचन। यानी कि अब व्यतिकारी वचन न कहेगा, अब एक शब्द और लगा दीजिएगा, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र। तो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किस धारा में है सीआरपीसी के, आपका 105। आपराधिक मामलों में यही नियम शुद्ध रूप से सिविल मामलों में अब अप्लाई करिए। भाई सिविल मामलों में क्या होगा, तो सिविल मामलों में ये होगा, इंग्लैंड से उदाहरण लीजिए। भारत ने इंग्लैंड से समझौता किया है सिविल मामलों में। भारत ने ये कहा है, इंग्लैंड को वचन दिया है कि इंग्लैंड के सिविल न्यायालय जो डिक्री या आदेश पारित करेंगे, भारत में उसे लागू कराया जाएगा। ये भारत ने किससे वादा किया है, इंग्लैंड से। और इंग्लैंड भी भारत से वादा किया है, तभी तो पारस्परिक होगा। इंग्लैंड भी भारत से वादा किया है कि भारत के कोर्ट जो फैसला देंगे, जो डिक्री पारित करेंगे, जो आदेश देंगे, इंग्लैंड के न्यायालय उसे लागू कराएंगे। तो इसको हम कहेंगे व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दी गई डिक्री या दिए गए आदेश। यही तो कहेंगे व्यतिकारी मतलब क्या, दोनों देशों ने एक दूसरे से क्या किया है, वादा। तो अगर आपराधिक मामलों में वादा हुआ है तो फिर एक बार हम बता रहे हैं कौन सी धारा अप्लाई होगी, सीआरपीसी कौन सी धारा, 105। और सिविल मामलों में वादा हुआ है तो सीपीसी की कौन सी धारा, 44। अब आइए एक धारा कोरिलेशन में बची और वह धारा कौन सी है, 105 है। किसी भी राज्य ने अब तक इस पर क्वेश्चन नहीं बनाया था। पहली बार झारखंड ने
आपका केवल सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन ये बना कि संविदाकारी राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो कई लोग 105 मार कर आ गए। भाई 105 में नहीं दी गई है, 105 में रिसिप्रोकल स्टेट हैं, व्यतिकारी राज्य हैं। और संविदाकारी राज्य की परिभाषा याद करिएगा, हल्का सा अंतर है। संविदाकारी राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, 105 क में या इंग्लिश में 105 ए। संविदाकारी राज्य का मतलब ये हुआ, वही बात हुई, ज्यादा अंतर नहीं है। भारत सरकार ने जिस देश से कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपका अपराधी हमारे यहाँ आता है तो हम आपको क्या करेंगे, लौटा देंगे, और हमारा अपराधी आपके यहाँ भगता है तो आप लौटा दीजिएगा। इसको कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। आपका याद रखिए, इसको लीगल भाषा में क्या कहते हैं, प्रत्यर्पण संधि। अभी विश्व स्तर पर नहीं हुई है, ये अभी आपका शुरुआती दौर में है, राज्य एक दूसरे से कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में देखिए, आपका तमाम लोग इंग्लैंड में शरण लिए हैं। विजय माल्या सबसे अच्छा उदाहरण है, आप देख ही रहे हैं, प्रक्रिया है वहाँ की, और वहाँ की प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रक्रिया कब पूरी होगी, अब ये भविष्य की बात है। और आपका भारत प्रयास कर रहा है कि उनको भारत लाया जाए और तिहाड़ जेल में क्या किया जाए, रखा जाए। यही तो प्रयास कर रहा है। यानी कि एक बार जो देश छोड़कर भाग गया, इतना आसान नहीं है कि उसे वापस लाया जाए, क्योंकि 50 बवाल हैं उसमें, 50 तामझाम है, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया। यानी कि आपका भले अरब कंट्रियों से जल्दी आ जा रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब और इत्यादि देश भारत से इस समय थोड़ा संबंध अच्छे हैं तो तुरंत भेज दे रहे हैं कई अपराधियों को। लेकिन आपका इंग्लैंड हुआ, चीन हुआ, चौकसी और तमाम लोग हांगकांग में कोई बैठा है तो कोई आपका ब्रिटेन में, और जल्दी आ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ की जो प्रक्रिया है प्रत्यर्पण की, पहले वह पूरी होगी और तमाम कोर्टों में अपील जाएगी। तो आपका हार रहा है विजय माल्या, 2 जगह से 3 जगह से हार गया, लेकिन अभी भी उच्च न्यायालय में शायद अपील किया होगा, मैंने अपील का अधिकार था, अपील कर दिया होगा, तो वहाँ है। इसका मतलब फिर एक बार देखिए भाई, जरूर याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इधर से बनने का पूरा चांस है। व्यतिकारी वचन संविदा अधिनियम की धारा 2 है, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र पूछे सीआरपीसी में 105, संविदाकारी राज्य पूछे सीआरपीसी में 105, अब रटिए। और व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री को लागू कराना सीपीसी की कौन सी धारा, 44। अब आपका जो बचा है 25, 26, 13 और क्या 4, इसकी भूमिका बांध दिया जाए तब शुरू किया जाए। 25 में फॉरेन कोर्ट परिभाषित है, विदेशी न्यायालय परिभाषित है। 26 में विदेशी निर्णय परिभाषित है, फॉरेन जजमेंट परिभाषित है। फॉरेन जजमेंट कब निश्चायक होगा, कब नहीं होगा, ये धारा 13 में हम बताएंगे। और विदेशी निर्णय के बारे में जो प्रिजम्पशन किया जाएगा, उपधारणा की जाएगी भारत के न्यायालयों द्वारा, वह आपका सेक्शन 14 में जाएगा। और निष्पादन बाद में, क्योंकि निष्पादन में फिर अंतर आएगा। तो एक एक करके देखिए, अब बैरक शुरू किया जाए भाई। सामान्य बातें जब हो गई तो आपका अभी 44 से बताया जाएगा डिटेल में। पहले आपका इन दोनों को देखिए, शुरू किया जाए। देखिए आपका विदेशी न्यायालय, तो न्यायालय दो भागों में बांट लीजिएगा। एक इंडियन न्यायालय यानी कि भारतीय न्यायालय, और दूसरा कौन न्यायालय, विदेश।
नाम से ही लग रहा है कि कहाँ वह होगा, भारत में होगा कि विदेश में। लेकिन परिभाषा सही बता रहे हैं, लेकिन परिभाषा में एक एक दो टेक्निकल पॉइंट मिलेगा। देखिए भाई, आपका विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है, मीन्स कहा जाता है, माने माना जाएगा, ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत से बाहर स्थित है, यानी कि जो इंडिया से क्या है, बाहर। यानी कि पहला पॉइंट ये मिला कि विदेशी न्यायालय की पहली शर्त है कि वह भारत से कहाँ स्थित हो, बाहर। दूसरा देखिए भाई, यानी कि पहला कंडीशन ये मिली आपको कि ऐसा न्यायालय जो भारत के क्या हो, बाहर, भारतीय सीमा से क्या हो, बाहर। अगला देखिए, और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है, न ही कंटिन्यू रखा गया है। यानी कि दूसरी शर्त ये है कि केंद्रीय सरकार भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने न तो उसको स्थापित किया है और न ही उसे क्या रखा है, चालू। अब दोनों बातें समझिए। इसका मतलब ये हुआ, पूरी बात समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी न्यायालय उसे कहेंगे जो भारत के बाहर स्थित हो। भारत के बाहर स्थित होने के ही कारण कोई न्यायालय फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाएगा। उसके लिए एक और भी शर्त है कि भारत के केंद्रीय सरकार ने न तो उस विदेश में जो न्यायालय है, भारत के केंद्रीय सरकार ने उसे स्थापित न किया हो और न ही चालू रखा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत सरकार ने विदेश में कहीं अपना न्यायालय बना दिया है तो वह विदेशी न्यायालय न कहकर क्या कहलाएगा, भारतीय न्यायालय, या ये स्थापित कहा जाएगा। यानी कि अगर भारत के सरकार ने विदेश में कहीं अपना न्यायालय बनाया है और वह, तो ऐसी दशा में उसे विदेशी न्यायालय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसको किसने बनाकर वहां रखा है, केंद्रीय सरकार। याद रखिए। दूसरा जो पॉइंट है कि भारत सरकार ने यानी कि केंद्रीय सरकार ने न तो चालू रखा है, चालू रखा है मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने न्यायालय को भारत से बाहर आपका गठित किया था, और ऐसी दशा में अगर भारत की केंद्रीय सरकार उस न्यायालय को आज भी बनाए हुए हैं तो उस न्यायालय को हम भारतीय न्यायालय ही कहेंगे, विदेशी नहीं। वैसे ऐसा उदाहरण कम मिलता है, हमारी भी जानकारी में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो भारत के बाहर कोर्ट हो और भारत की सरकार ने उसे स्थापित किया हो या चालू रखा हो। चालू रखा मैंने बनाए रखा हो। तो चालू कब रखेगी, जब स्थापित किसने किया होगा, अंग्रेजी सरकार। स्वतंत्रता के बाद तो स्थापित ही होगा, चालू कहाँ रखा जाएगा। तो ऐसा हमारे भी नज़र में अब तक ऐसा कोई न्यायालय नहीं मिला जो भारत केंद्रीय सरकार ने भारत के बाहर स्थापित किया हो या चालू रखा हो, क्योंकि सभी देश संप्रभु हैं, इस समय स्वतंत्र हैं और दूसरे देश के न्यायालयों को इतनी आसानी से अपने यहाँ गठित करने की इजाज़त नहीं दें। तो इसलिए उदाहरण भाई कोई मिलता नहीं है। अब हो सकता है कहीं हो, लेकिन हमें जानकारी नहीं है फिलहाल। हम भी खोजे लेकिन कहीं मिला नहीं, क्योंकि ये असंभव है लगभग। तो अब आइए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी विदेशी न्यायालय का मतलब ये हुआ कि जो भारत के बाहर का न्यायालय हो, माने विदेशी हो गया, और भारत सरकार ने न तो उसे स्थापित किया हो और न ही चालू रखा।
ये अब 2.6 आ जाइए। ये जो 2.5 में फॉरेन कोर्ट हमने बताया, तो ये फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट देगा, जो फैसला देगा, जो निर्णय देगा, उसी निर्णय को 2.6 में विदेशी निर्णय कहा गया है। तो अब आपसे कोई पूछे कि विदेशी निर्णय सीपीसी में कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2 की उपधारा 6 में विदेशी निर्णय किसे कहा जाएगा, तो एक लाइन का जवाब, ऐसा निर्णय जो किसने पारित किया हो, भारत के न्यायालय ने कि विदेशी न्यायालय ने। विदेशी न्यायालय कहाँ परिभाषित है, 2.5, यानी कि 2.5 वाले न्यायालयों ने जो फैसला दिया है 2.6 में, उस फैसले को एक नाम देंगे और उस फैसले का क्या नाम दिया जाएगा, विदेशी फैसला। अब कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि दोनों परिभाषाएं समाप्त हो गई, नहीं तो आपका आगे बढ़ा जाए। अब पहले विदेशी फैसले को भारत में लागू करा दिया जाए और तब आपका कह सकते हैं कि धारा 13 और 14 पढ़ा जाए। यहाँ से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, जो अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए आपका ये दोनों के बाद आपका क्वेश्चन देखिए मॉडल कैसे बनता है मेंस में। विदेशी निर्णय को परिभाषित करते हुए, परिभाषित करिए तथा भारत में विदेशी निर्णय को कैसे प्रवर्तित कराया जा सकेगा, उस प्रक्रिया का वर्णन करिए। यही क्वेश्चन बनता है। फिर हम बता दें, फॉरेन जजमेंट को परिभाषित करते हुए भारत में उसके निष्पादन, निष्पादन मतलब लागू कराने, प्रवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो आप लिखेंगे कि विदेशी निर्णय की परिभाषा धारा 2.6 में दी गई है, तो 2.6 की परिभाषा, फिर इसमें विदेशी न्यायालय आएगा, तो विदेशी न्यायालय कौन होगा, 2.5 आ गया। विदेशी निर्णय को भारत में विधि के अनुसार प्रवर्तित कराया जा सकेगा, कानूनन लागू कराया जा सकेगा। इसके लिए विदेशी निर्णय को दो भागों में बांटा गया है, तो दो भाग हम भी बांट देते हैं। यानी कि विदेशी निर्णय को जब भी भारत में लागू कराएंगे, तो विदेशी निर्णय को कितने भागों में बांटेंगे, दो भाग। एक ऐसा विदेशी निर्णय जो व्यतिकारी, फिर वही शब्द आएगा, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। अर्थात व्यतिकारी का मतलब ये हुआ कि जिसके साथ, जिस देश के साथ भारत सरकार ने क्या किया है, समझौता। और एक व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। फिर एक बार देखिए, विदेशी निर्णय को भारत में प्रवर्तित कराने हेतु जो प्रक्रिया दी गई है, वह प्रक्रिया अलग अलग है। अतः जो विदेशी निर्णय है उसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग है कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे देश के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जिस देश से भारत सरकार ने क्या कर रखा है, समझौता, इसके लिए प्रक्रिया अलग है। फिर एक बार याद रखें, भारत सरकार ने जिस देश से संविदा की है उसके लिए प्रक्रिया अलग है और वह प्रक्रिया जाएगी सीपीसी की धारा 44A में। अब देखिए क्या प्रक्रिया है, दो बार हम बताएंगे आपका। प्रक्रिया ये है, एक उदाहरण भी दे दिया जाए भाई, इंग्लैंड का और भारत का। उदाहरण से सही सटीक में आएगा।
मान लीजिए कि इंग्लैंड के किसी सिविल न्यायालय ने कोई निर्णय, डिक्री या आदेश पारित किया है और उस आदेश को प्रवर्तित जो कराना है, लागू जो कराना है, वह भारत में कराना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्णित ऋणी है या जो हारने वाला पक्षकार है, वह भारत का है। भारत में उसकी संपत्ति है और उसकी संपत्ति को कुर्क करके बेचकर ही पैसा वसूला जा सकता है। हारा इंग्लैंड में है और वह रहता है या संपत्ति उसकी कहाँ है? भारत। भाई इंग्लैंड से न्यायालय डायरेक्ट तो भारत में आ नहीं जाएंगे, तो उसके लिए आपका पहली प्रक्रिया ये है, पहला पॉइंट ये देखा जाएगा कि क्या भारत सरकार और इंग्लैंड की सरकार से इस बारे में कोई संविदा हुई है। इस बारे में कि भारत के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय इंग्लैंड में प्रवर्तित होंगे और इंग्लैंड के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत में। अगर इस बारे में दोनों देशों में क्या हुई है? संधि। संधि माने समझौता या करार हुआ है, तो इन दोनों देशों को हम कहेंगे व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय। और संधि नहीं हुई है तो वह व्यतिकारी से कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो भाई बाहर वाला अभी नियम ना जानिए, इसके बाद जानिएगा। पहले हम किसके बारे में बता रहे हैं? व्यतिकारी। इंग्लैंड से संधि हुई है, मैं बता दूं, इंग्लैंड से संधि हुई है आपका, और आपका ये ना कहेगा कि ना हुई है संधि, अर्थात इंग्लैंड ने वादा किया है कि भारत के न्यायालय जो भी फैसला देंगे, जो भी डिक्री पारित करेंगे, जो भी आदेश देंगे, इंग्लैंड अपने यहाँ लागू कराएगा। और भारत ने भी वादा किया है कि इंग्लैंड के न्यायालय जो भी फैसला देंगे, भारत अपने यहाँ उसे क्या कराएगा? लागू। तो जब दोनों तरफ से संधि हो गई तो इसको हम कैसे राज्य कहेंगे? अब व्यतिकारी। दोनों ने वचन दिया है कि एक ने। तो ऐसी डिक्रियों के निष्पादन के लिए प्रावधान सीपीसी की किस धारा में है? अब तो याद हो जाएगा किस धारा में? 44 से। देखिए भाई आपका एक उदाहरण से चलिए, सबसे अच्छा रहेगा। समझौता भी है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के न्यायालय ने निर्णय दिया या डिक्री पारित की या आदेश पारित किया, और उस आदेश को या डिक्री को या निर्णय को भारत में लागू कराना है। और चूंकि इंग्लैंड से समझौता भी है, तो कैसे प्रवर्तित कराया जाएगा? तो बहुत आसान तरीका है। इंग्लैंड के जिस न्यायालय ने वह निर्णय दिया है, उस न्यायालय से उस निर्णय की प्रमाणित प्रति, भाई फोटोस्टेट कॉपी नहीं, अटेस्टेड कॉपी यानी कि प्रमाणित प्रति प्राप्त करिए, भारत में आइए और भारत में जिस क्षेत्र में उसे लागू कराना है निर्णय को, उस क्षेत्र के डीजे, भाई वही सक्षम है। कौन सक्षम है? जिला जज के न्यायालय में, जिला न्यायालय में या डीजे के न्यायालय में एक आवेदन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? और आवेदन के साथ जो आप विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति लाए हैं, उसको क्या किया जाएगा? संलग्न। तामझाम नहीं है। तो जिस एरिया में उस निर्णय को लागू कराना है, उस एरिया के किस न्यायालय में आप लागू कराने के लिए एप्लीकेशन देंगे? सभी न्यायालय में नहीं, याद रखिए। किस न्यायालय में? केवल जिला न्यायाधीश या जिला जज के न्यायालय में, किसी में भी नहीं। और आवेदन के साथ, आवेदन द्वारा मांग करेंगे और आवेदन के साथ उस विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की
जो आप प्रमाणित कॉपी लाए हैं उसको नत्थी कर दीजिए। तत्पश्चात जिला न्यायालय उस निर्णय को ऐसे लागू कराएगा मानो उसने उस निर्णय को स्वयं पारित किया हो। यानी कि जिस प्रकार जिला न्यायालय स्वयं द्वारा पारित निर्णय को लागू कराता है, उसी प्रकार उस विदेशी निर्णय को भी क्या कराएगा। फिर एक बार समझिए भाई, आपका थोड़ा कठिन है सीपीसी, आपका इसमें शक नहीं है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उदाहरण आसान दे दे के और आसान भाषा में बताया जाए। फिर एक बार समझिए, अगर विदेशी निर्णय है और ऐसा विदेशी निर्णय व्यतिकारी राज्य क्षेत्र का है, तो भारत में उसे प्रवर्तित कराने, निष्पादित कराने, लागू कराने की प्रक्रिया का वर्णन सीपीसी की धारा 44A में दिया गया। तो निष्पादन के लिए सक्षम न्यायालय कौन है? जिला न्यायालय, डीजे यानी कि जिला जज है, जिला जज के हैं। उस निर्णय के निष्पादन के लिए जो विदेश ने दिया, विदेशी न्यायालय ने दिया है, एक आवेदन दिया जाएगा। आवेदन के साथ विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति क्या होगी? अटैच होगी। और तत्पश्चात जिला न्यायाधीश उस निर्णय को ऐसे भारत में लागू कराएगा मानो, मानो मैं बार बार बता रहा है, मानो मतलब समझो, समझो का मतलब डीम्ड। जैसे कि सीपीसी में बताया गया, यह समझा जाएगा, 2 में ही आया है डीम्ड। वास्तव में वो चीज नहीं है, लेकिन माना जाएगा मतलब क्या हो गया? डीम्ड। ये मान लिया जाएगा कि वह निर्णय डीजे ने ही क्या किया है? पारित। अब किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, ये कौन सा हम देश के बारे में बताए? व्यतिकारी की व्यतिकारी से भिन्न ऋषिपोक। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो भाई बताइए, फिर बताया जाएगा, नहीं तो अब आगे बढ़िए। अब व्यतिकारी से भिन्न राज्य क्षेत्र आ जाइए। व्यतिकारी से क्या भिन्न? देखिए भिन्न भाई आपका, यानी कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया जजमेंट। अब इसको समझिए, अर्थात ऐसे विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जिस देश से भारत सरकार ने कोई समझौता नहीं किया, यानी कि कोई समझौता नहीं है। तो कोई समझौता नहीं है तो समस्या ज़्यादा है। मैं फिर बता दूं, यानी कि जिस देश से भारत सरकार ने डिक्री या निर्णय या आदेश लागू कराने के बारे में कोई समझौता ही नहीं किया है, उस विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को हम ये कहेंगे कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। व्यतिकारी रहता तो कौन मारते? 44 है, और ये कहाँ चला गया? व्यतिकारी से कहाँ चला गया? भिन्न। इसके लिए प्रक्रिया भिन्न है और तामझाम ज्यादा है, यानी कि कठिनाई ज्यादा है। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एक उदाहरण बनाया जाए कोई भाई, मान लीजिए दो देश हैं, ए और बी। बी को भारत मान लीजिए, ए को कोई अन्य देश मान लीजिए। तब पाकिस्तान से समझौता हुआ है कि नहीं ये भी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उतना भाई खोज पाना हमारे बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात। पाकिस्तान ने मान लिया जाए, क्या करना है। अब हमें पता नहीं है समझौते के बारे में। हाँ, अब हो सकता है क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जमाना था, तो हो सकता है कुछ हुआ हो। चलिए ऐसे ही देखिए भाई, ए बी दो ही दे देखा जाए, उदाहरण नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए।
ये आपका कह सकते हैं कि आपका कोई और देश है, और भी को हम क्या बना लेते हैं, भारत। भारत का ये देश से कोई समझौता नहीं है। तो अब आइए, जो ये देश हैं, उस देश के न्यायालय ने एक उदाहरण भी बनाया जाए भाई, तब सही रहेगा। देखिए, क्योंकि उदाहरण से चलने में आसानी रहेगी ना। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और कहा कि हजूर बी भारत में निवास करता है, हमसे पैसा लिया था और 10 लाख रुपया लिया था, और अतः बी से हमारा 10 लाख रुपया दिलवाया जाए। विदेशी न्यायालय में ए ने मुकदमा किया। ऐसे विदेशी न्यायालय में किया है जिस देश के साथ भारत सरकार का कोई समझौता नहीं। समझौता रहता तो आसान ही है। ऐसी दशा में ये विदेश में जीतता है। तो जब विदेश में जीत गया, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि अब भारत में उस निर्णय को क्या कराना है लागू, क्योंकि बी की संपत्ति कहाँ है, भारत में। तो बेचकर तभी तो 10 लाख वसूला जाएगा बी से। अब आइए, तो ऐसी दशा में अब करना क्या पड़ेगा, देखिए प्रक्रिया दिमाग में बैठाइए। ये भले ही विदेश में जीत गया हो, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वह भी से भारत में पैसा आसानी से वसूल सके। तो पहला नियम ये करना पड़ेगा कि ए भारत आए या अपने अधिवक्ता को नियुक्त करे, और भारत के सक्षम न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं, भारत में जो उस मामले में सक्षम न्यायालय है, वहां ए द्वारा एक नया वाद दायर करना पड़ेगा। याद रखिए क्या करना पड़ेगा, और इस मुकदमे के साथ अटैच करना पड़ेगा उस विदेशी न्यायालय के निर्णय की कौन कॉपी, प्रमाण। यानी कि ए द्वारा, अर्थात डिक्रीदार द्वारा भारत में आपका नया वाद लाया जाएगा। वाद किसी भी न्यायालय में नहीं, बल्कि किस न्यायालय में लाया जाएगा, जो न्यायालय उस मामले को सुनवाई करने में क्या हो, विचारण करने में क्या हो, सक्षम। और उस वाद के साथ उस विदेशी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी। तो ए ने मुकदमा भारत में कर दिया, तो भारत के न्यायालय अब बी को समन जारी करेंगे, बी को सुनेंगे, और बी को सुनवाई के पश्चात भारत के न्यायालय क्या देंगे। एक पॉइंट और आपका बचा रह गया, वह लिमिटेशन एक्ट का बीच में बताना था। देखिए वो बीच में छूट गया, फिर एक बार देखिए शुरुआती दौर से। ए विदेश में जीता है, और ऐसे देश के न्यायालय ने निर्णय दिया है जो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र नहीं है, अर्थात भारत सरकार से जिसका कोई समझौता नहीं। तो ऐसी दशा में आपका जो जीता है विदेश में, भारत में आए और भारत के सक्षम न्यायालय में नया वाद दायर करना पड़ेगा, और वाद के साथ क्या करना पड़ेगा, निर्णय की, जो विदेशी निर्णय है उसकी कैसी कॉपी नत्थी करनी पड़ेगी, प्रमाण। यहाँ लिमिटेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वाद दायर करने की परिसीमा काल को भी ए को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ए आपका जो परिसीमा काल है, तो द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 1963, यानी कि भारतीय मर्यादा अधिनियम, भारतीय समय सीमा अधिनियम, भारतीय अवधि अधिनियम, या भारतीय आपका परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा एक मैंने धारा नहीं भाई, परिच्छेद है, परिच्छेद 105 लिस्ट दिया गया है।
105 में ये बताया गया है कि ऐसे मामलों में एक कितने दिनों के अंदर भारत में वाद दायर कर दे, 3 साल। याद रखिए कितना परिसीमा काल है, 3 साल। यानी कि ये जब विदेश में जीता है, जीतने के कितने दिनों के अंदर वह भारत में वाद लाए, 3 साल। अगर 3 साल के बाद आता है तो वाद उसका क्या कर दिया जाएगा, खारिज। तमाम समस्याएं आ रही हैं जहां से समझौता नहीं है। अब आइए सुनवाई कराइए। अब भारत के न्यायालय ने किसके खिलाफ समन जारी कर दिया, ए के, बी के। अब आपका सुनवाई शुरू होगी। ये भी अपना पक्ष रखेगा, बी भी अपना पक्ष रखेगा, और अंत में क्या आएगा, निर्णय। और निर्णय से भारत में क्या निकलेगा, या तो निष्कर्ष में क्या निकलेगा, या तो डिक्री या आदेश। अब यहाँ ही आपको गौर करना है। अगर भारत में ए पुनः जीतता है और बी हारता है, तब ऐसी दशा में आप कहेंगे कि 2 डिक्री हो गई, एक विदेशी डिक्री और एक भारतीय डिक्री, और दोनों डिक्री या निर्णय किसके फेवर में है, एक है। तो दोनों डिक्रियों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा और भारत में उसे लागू कराया जाएगा। यानी कि पहला नियम ये मिला कि ए विदेश में भले जीता हो, भारत में भी उसे क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। तो 2 निर्णय हो गए, एक कहाँ वाले, विदेशी, और एक कहाँ वाले, भारत। तो 2 निर्णय तो भाई अलग अलग लागू नहीं होंगे, तो दोनों निर्णय को क्या कर दिया जाएगा, मर। और उस डिक्री को या आदेश को लागू कराया जाए। दूसरा नियम देखिए, अगर ये विदेश में जीता है लेकिन भारत में क्या हो गया, तब क्या होगा, क्या विदेशी निर्णय भारत में अब लागू होगा कि नहीं, नहीं। यानी कि हर हाल में अगर समझौता जिस देश से नहीं है, उस देश के न्यायालयों ने निर्णय दिया है, तो वह वादी भारत में मुकदमा करे और भारत में उसके फेवर में फैसला आए, तब निर्णय लागू होगा। और हार जाएगा तो विदेशी निर्णय लेकर झुनझुना बजाए भारत में लागू नहीं होगा। स्पष्ट याद रखिए। तो फिर एक बार हम बता रहे हैं दोबारा, क्योंकि भाई सीपीसी है, कठिन है, और नए लोगों के तो ऐसे ही पल्ले पहली बार नहीं पड़ती जल्दी। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, शुरुआती दौर में 2-2 बार बताकर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 50% ही आए भाई। और जगह 2 बार नहीं, एक बार में समझ में आया ना आया, जाइए घर, पूछने की इजाज़त नहीं है कहीं कोचिंग में जल्दी। और आप पूछेंगे भी तो डांट कर कहेंगे कि ऑफिस में आकर पूछिएगा, और फिर 4 लेक्चर पिलाएंगे कि कैसे आप बीच में पूछ लिए, डिस्टर्ब कर दिए। और यहाँ तो पूरा कानून भी चलता रहता है, उसी में लोग पूछते भी रहते हैं। आदत आदमी बना लिया है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वैसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई मेन मेन दिक्कत ये है कि आएगा तब तो पूछेंगे, पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत ये है कि कुछ छोड़ा जाएगा तब तो पूछेंगे, और कुछ छोड़ा ही जल्दी नहीं जाता, छूट भी जाता है तो फोन करके लोग इशारा कर देते हैं, गलती हो जाती है तो दूसरे दिन उसकी पूर्ति की जाती है। भाई कुछ छूटता है या गलती हो जाती है तो दूसरे दिन सुधार दिया जाता है, शाम को भी। इसलिए पहले पूरा लेक्चर सुनिए, और उसके बाद न समझ में आए तब कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि बीच में आप पूछेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक। और इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जो 7वां चक्र तोड़ नहीं पाया क्योंकि सो गया। मैंने उसकी माँ ही सो गई, कहानी सुनते तब कहाँ तक सत्य है वो तो भगवान जाने। लेकिन आपका तो भाई आधा अधूरा पूरा पहले ज्ञान लीजिए, यानी कि पूरा पहले बेरेक्ट हो जाए किसी धारा का, तब क्वेश्चन उठाइए। बीच में आधा क्वेश्चन अभी मैंने आधा पढ़ाने पर क्वेश्चन नहीं सटीक बनता है। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं हल्का, मैंने शॉर्टकट में।
अगर ऐसा विदेशी निर्णय है, माने ऐसे विदेशी देश द्वारा, ऐसे विदेशी देश के न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला हो जिससे भारत सरकार का कोई समझौता नहीं, तो ऐसी दशा में जो पक्षकार विदेश में जीता है वह भारत में आए, कितने साल के अंदर आ जाए, 3 साल के अंदर नया मुकदमा करे। मुकदमा कहाँ करे? सक्षम न्यायालय में। फिर प्रतिभा मुकदमे के साथ विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति क्या करे? संलग्न करे। फिर प्रतिवादी को समन जारी होगा। ए और बी दोनों को भारत में भी न्यायालय क्या करेंगे? सुनेंगे। फिर फैसला आएगा। फैसला किसके फेवर में आए? जो विदेश में जीता है। तो दो फैसले हो जाएंगे, तो दोनों को क्या किया जाएगा? मर्ज। और मर्ज करके भारत के न्यायालय उसे क्या कराएंगे? लागू। अगर भारत में हार गया तब वह विदेशी निर्णय भारत में लागू नहीं। तब आइए आगे बढ़ा जाए। हाँ, उसमें संधि है तो कोई दिक्कत। संधि है तो पहला नियम व्यतिकारी में आएगा। नहीं, सुनवाई नहीं करना है। उस पर आपत्ति कर सकते हैं, अभी आपत्ति कराते हैं उस पर। जो आप मैंने अगर सही पूछ रहे हैं, अगर संधि है रिसिप्रोकल तो वाद नहीं दायर करना है। आप एक एप्लीकेशन डीजे के यहाँ दीजिए और निर्णय की प्रमाणित कॉपी क्या करिए, उसके बाद प्रतिवादी को बुलाया जाएगा। प्रतिवादी अब बहस नहीं होगी कि निर्णय दीजिए। अब आप विदेशी निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन भारत में मुकदमाबाजी नहीं। आप विदेशी निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं, ये निर्णय ही अवैध है। और आपका लास्ट लाइन देखिए, तब उसी पर आते हैं। आपका धारा 13 इसके बाद बताना है, चैलेंज ही कराना है, लेकिन लास्ट लाइन एक लाइन को रिलेट करना है। हमने बताया कि विदेशी निर्णय और भारतीय निर्णय मर्ज कर दिया जाएगा, एक में समाहित कर दिया जाएगा अगर वह पक्षकार विदेश में भी जीता हो। और कहाँ जीता हो? भारत। तो जहाँ जहाँ मर्ज का प्रावधान है, तो एक जगह मर्ज का प्रावधान जरूर याद रखिएगा। और बार बार वहीं सीआरपीसी में पूछा जाता है। सीआरपीसी की धारा 210 याद रखिएगा। कौन सी धारा मर्ज में याद रखना है? बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। और समाज में भी जो अधिवक्ता हैं, भले उनको एक पाई का ज्ञान न हो, लेकिन अनुभव के आधार पर कुछ बातें वह हाई कोर्ट 10 साल से जाते जाते क्या किए हैं? सीख लिए हैं। वह एक्सपर्ट बन गए हैं। तो जब जाएंगे तो या तो धारा सीआरपीसी की 4 पूछ देते हैं लोग, या ज्यादातर कौन सी धारा पूछते हैं? 200। 2 मिनट समझिए, गलत ना बताइएगा। क्योंकि यहाँ के लड़के चाहे ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी हो, समाज हो, हाई कोर्ट हो, अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो 10 क्वेश्चन बताते हैं उनको। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लड़ाई कहीं ना करिए, बहस करिए, तर्क करिए। भाई कई लोग एकदम लड़ाई पर उतारू यहाँ के हो जाते हैं। फिर आपसे आशा की जाती है कि धैर्य बनाकर कोई शिकायत भी हमारी करे तो धैर्य बनाकर सुनिए, ये नहीं कि वहाँ आपका लड़ाई कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसे ट्रेन और बस और समाज में लोग बताए कि देखने को मिल रहा है। तो जो आपका अंधभक्त न बनिए, लड़ाई न करिए। आगे देखिए भाई आपका, तो 210 आज जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए भाई आपका। न्यायालय में कंप्लेंट किया गया, भाई नए लोगों को ना है ना है, आपका बस इतना याद रखिएगा जो सीआरपीसी। न्यायालय में परिवाद किया गया है और परिवाद पर न्यायालय सीआरपीसी में उस मुकदमे की जांच या विचारण प्रारंभ कर चुका है, लेकिन फैसला नहीं आया। इसी बीच न्यायालय को ये दिखाया जाता है कि हजूर पुलिस ने भी इसी मामले में एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर दर्ज करके पुलिस भी क्या कर रही है? अन्वेषण।
तो अब तो एक ही मामला दो तरफ से हो जाएगा। एक परिवार पर चल ही रही है कार्रवाई और इधर पुलिस भी अपनी कार्रवाई चला रही है, तो संज्ञान एक आधार पर लिया जाता है, एक से अधिक आधार पर नहीं। यानी कि आपका, इसलिए आपका परिवाद वाले मामले में जो न्यायालय कार्यवाही कर रहा था उसको रोक देगा। रोक देगा मतलब मुलतवी कर देगा, रोक देगा और पुलिस से ये कहेगा कि जो तुम तफ्तीश या विवेचना या अन्वेषण या खोज या अनुसंधान कर रहे हो उस मामले में हमें क्या भेजो, रिपोर्ट। अगर पुलिस ने रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में ये लिखा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, अर्थात चालान शीट भेजा, चार्ज शीट भेजा और दोनों मामले सेम हैं, यानी कि दोनों मामले एक ही हैं, तो ऐसी दशा में अब आपका दो आधार हो गए और संज्ञान तो किसी एक आधार पर ही लिया जाएगा। तो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया हुआ माना जाएगा कि परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर नहीं। दोनों मामले एक साथ चलेंगे लेकिन संज्ञान किस पर लिया हुआ माना जाएगा। अब परिवाद न मार कर आइए, यह नहीं कि न्यायालय को वरीयता दे दीजिए। यहाँ सीआरपीसी हमारी कहती है कि ये समझा जाएगा, समझा जाएगा मतलब माना जाएगा कि संज्ञान या कॉग्निजेंस किस पर लिया गया है, पुलिस रिपोर्ट। ये काफी परिवाद पर ना बताइएगा। अब आगे बढ़ा जाए भाई, आपका जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आइए देखिए। अब विदेशी न्यायालय भी हो गया, विदेशी निर्णय भी हो गया। उस विदेशी निर्णय का इजरा या निष्पादन या प्रवर्तन कैसे भारत में कराया जाएगा, हमने वो भी बता दिया। अब आइए पहले रेस जुडिकेटा देखिए, तब सेक्शन शुरू किया जाए। अब आइए आपका रेस जुडिकेटा देखना है भाई। पहले सुने कि नहीं भाई नए लोग? कुछ तो पढ़े होंगे। देखिए आपका ना सुने तो, रेस का मतलब होता है ए थिंग्स। ए थिंग्स मतलब एक मामला, एक मामला मतलब एक चीज, एक चीज मतलब एक विषय। फिर एक बार आइए, रेस का मतलब हुआ ए थिंग्स, ए थिंग्स मतलब एक मामला, एक विषय। और जुडिकेटा का मतलब होता है ऑलरेडी एड जज्ड। ऑलरेडी मतलब कि पहले से ही, और एड जज्ड का मतलब न्याय निर्णय। अर्थात अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ रेस जुडिकेटा का निकालें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा मामला, एक ऐसा विषय, एक ऐसा तथ्य, एक ऐसी बात जिस पर न्यायालय ने पहले से ही निर्णय सुना दिया है। यानी कि एक ऐसा विषय जिस पर न्यायालय ऑलरेडी पहले से ही क्या सुना चुका है, फैसला। तो कानून क्या कहता है कि यदि न्यायालय किसी विषय पर एक बार फैसला सुना चुका है तो उसी विषय पर अगर दूसरी बार आप मुकदमा करके और चाहते हैं कि दूसरी बार फैसला सुनाया जाए, ऐसा कानून होने नहीं देगा और दूसरे मुकदमे को क्या कर देगा न्यायालय, डिसमिस। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेस जुडिकेट। अब किसी को समस्या हो तो बताइए, नहीं तो भाई आगे बढ़ा जाए। रेस जुडिकेटा का मतलब, अब देखिए आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया था, बिहार जे में भी, और कई जगह पूछा भी जाता है, क्योंकि धारा 13 जो पढ़ाई जाएगी उसमें रेस जुडिकेटा है। उसके बाद एक दो टेक्निकल मामले आएंगे। अब रेस जुडिकेटा कहाँ कहाँ है, इसको एक जगह मैं फिर बताता हूँ। अगर ये आपराधिक मामलों में भी लागू होता है, सिविल में भी लागू होता है। सिविल में पूछे तो सीपीसी की दो धाराएं बताइएगा, धारा 13, नहीं धारा 13 और 11, क्योंकि अभी 13 शुरू करना है।
तो 13 की भूमिका तो थोड़ा जान लीजिए, तब तो शुरू किया जाए भाई। ऐसे डायरेक्ट शुरू करने से, यानी कि सीपीसी में रेह जुडिकेटा किन किन धाराओं में है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? दो धाराएं। कौन कौन धारा? 11 और 13। 11 कब लागू होगी? तो ऐसा निर्णय जो भारत के न्यायालय दिए हैं, तो कौन सी धारा अप्लाई करेगी? 11। और विदेशी न्यायालय निर्णय दिए हैं तो कौन सी धारा? 13। दिमाग में बैठाइए। रेस जुडिकेटा 11 और 13 में अंतर क्या है? तो भारतीय न्यायालय निर्णय दिए हैं तो कौन सी धारा, और विदेशी न्यायालय दिए हैं तो 13। अब साक्ष्य अधिनियम में पूछा जाता है, प्रांग न्याय या पूर्व न्याय या रेस जुडिकेटा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में? तो किस धारा में? 40। यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 में, 40 में रेस जुडिकेटा है। फिर संविधान में पूछा जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 20 का कौन सा क्लास? 2। और सीआरपीसी में पूछा गया था, और धारा 300 का क्लाज वाइज पूछा गया था 1। एक क्वेश्चन आपका अभी बचा है रेजुडिकेटा का। न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अब बताइए तो वहां तक एक कदम आगे बढ़िए, भले एग्जामिनर को ना पता हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, संविधि माने चार्टर या विलेख, के अनुच्छेद 38 31 का क्लाज 1C, यानी कि 38(1)C में प्रांग न्याय अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में आपका प्रयुक्त किया गया है। तो रेस जुडिकेटा अंतरराष्ट्रीय लॉ में कहा है, तो आपका जवाब रहेगा आपका अनुच्छेद 38(1) का कौन सा खंड? सी। इतना आप पढ़ेंगे तब रेस जुडिकेटा। अब आइए आगे बढ़ा जाए भाई। अब धारा 13 पर थोड़ा बैक होइए सीपीसी में। धारा 13 क्या कहती है? पहले 2-3 और नियम जानिए। जैसे आप पूछ रहे थे कि अगर कोई विदेशी निर्णय है, तो उस विदेशी निर्णय को आप रद्द करा सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको चुनौती भारत में दे सकते हैं, और उस चुनौती का जो आधार दिया गया है वह धारा 13 में। अर्थात अगर विदेशी निर्णय भारत में है, आया है, तो भारत के उस न्यायालय में आप धारा 13 के तहत प्ली कर सकते हैं, अभिवचन कर सकते हैं, और प्रयास करेंगे कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि विदेशी निर्णय को ही भारत में हम क्या करा दें? रद्द। रद्द जब हो जाएगा तो लागू ही नहीं होगा, यानी कि इतना आसान नहीं है लागू कराना। आप धारा 13 का भी पक्षी सहारा ले सकता है, और किसका ले सकता है? 14 का भी। 14 में सीमित धारा है। धारा 13, अगला नियम आइए। अगला नियम आपका फिर धारा 13 से देखना है, और वह आपका 2 शब्द और आया है धारा 13 में। एक निश्चायक आया है, और दूसरा जजमेंट इन पर्सोनम और जजमेंट इन रेम। 2 शब्द धारा 13 पढ़ने से पहले भी 2 नियम और देखने हैं। नए लोग थोड़ा समझिए भाई। एक जजमेंट इन पर्सोनम होता है, उसको हम कहते हैं व्यक्ति बंधी निर्णय, और एक जजमेंट इन रेम होता है जिसको सर्वबंधी या लोक लक्ष्य, लोकलक्षी फैसला कहते हैं। फिर एक बार हम समझा रहे हैं दोनों को। एक होता है जजमेंट इन पर्सोनम,
जिसे व्यक्तिबंधी या व्यक्तिगत निर्णय कहिए। दूसरा जजमेंट इन रैम यानी कि सर्वबंधी, लोकलक्षी, विश्वव्यापी। देखिए आपका अगर कोई निर्णय जजमेंट इन पर्सोनम है, इसका मतलब ये हुआ कि वह निर्णय से बाध्य कौन होगा, तो केवल वादी होगा, प्रतिवादी होगा, वादी का विधिक प्रतिनिधि होगा, प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि होगा, अन्य अन्य व्यक्ति उस निर्णय से बाध्य नहीं। तो फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए कि जजमेंट इन पर्सोनम किस जजमेंट को कहा जाएगा, तो जिस निर्णय से वाद के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि बाध्य हैं और कोई बाध्य नहीं होता, तो वह निर्णय कैसा निर्णय होगा, जजमेंट इन पर्सोनम। और जिस निर्णय से पूरा विश्व बाध्य है, पूरा समाज बाध्य है, पूरे समाज पर वह निर्णय लागू हो, उस निर्णय को क्या कहते हैं, जजमेंट इन रैम, लोकलक्षी। और एविडेंस में खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि विश्वव्यापी निर्णय, लोकलक्षी निर्णय या सर्वबंधी निर्णय साक्ष्य अधिनियम की केवल एक धारा में है, 41। कौन सी धारा है? अब आप धारा 13 का थोड़ा बेयर एक्ट एक बार पढ़िए और बताइए कि जो विदेशी निर्णय होगा उसका प्रभाव क्या होगा, व्यक्तिबंधी होगा कि सर्वबंधी, यानी कि धारा 13 में जजमेंट इन पर्सोनम होगा कि जजमेंट इन रेम। एक बार पढ़कर आप बताइए कॉन्सेप्ट बता देने के बाद। भाई क्या कहा गया है, पूरा विश्व बाध्य होगा कि पक्षकार और हित प्रतिनिधि, पक्षकार और हित प्रतिनिधि। तो ये निर्णय कैसा होगा, हाँ व्यक्तिबंधी, यानी कि विदेशी निर्णय का प्रभाव। अब नया क्वेश्चन आइए, आपका सर्वबंधी, व्यक्तिबंधी, दोनों इनमें से कोई नहीं। हाँ व्यक्तिबंधी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, जजमेंट इन पर्सन। भाई समय भी हो गया संविधान का, नहीं तो आपका धारा 13 पढ़ा ही दिया जाता, लेकिन भाई संविधान भी चलाना है। वैसे भी लंबा लंबा क्लास अब चलने लगा है सोमवार से, और थोड़ा हर हाल में लंबा चला जाएगा। हाँ भाई, जो लोग आपका मैंने ये उत्तराखंड आपका जे डाले हैं, तो सोमवार से आपका शाम वाले बैच में हिंदू लॉ शुरू हो रहा है। आपका हिंदू लॉ वहीं 4 बजे से शुरू होगा, ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी। मुस्लिम लॉ का ऑडियो हम भेज दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि मुस्लिम लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत लेक्चर ज़्यादा है। तो जिसको मुस्लिम नोट्स देखिए फोटो स्टेट के लिए दिया गया है, भाई आ जाए तो हम बांट देंगे, समय अभाव के कारण आ नहीं पाया नोट। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ का नोट तैयार है। तो आपका सोमवार से 4 बजे से हिंदू लॉ चलेगा, उसके बाद 5 बजे से एपीओ का बैच चलेगा। एपीओ का बैच 5 बजे से चलेगा, सोमवार से